जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 12 की असाइनमेंट केस स्टडीज़। आपको चैप्टर 12 में से कुछ केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करने के लिए कही गई थी, उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट पढ़िए और मुझे बताइए कि किस लफ्ज़ से आपको पता चला कि ये सब्सेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है। ऑडिट एविडेंस, बिल्कुल। तो ऑडिट प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ऑडिट एविडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसका मतलब है वो हमसे सब्सेंटिव प्रोसीजर में से क्वेश्चन पूछ रहा है। दो सिचुएशंस उसने दी हैं। पहली सिचुएशन हमारी किस एरिया से रिलेट करती है? जी भाई, पहली सिचुएशन किस एरिया से रिलेट करती है? लिटिगेशन से। ठीक है, ज़रा स्टोरी बता सकते हैं क्वेश्चन में क्या है? डिफेक्टिव एयर कंडीशनर भेजे हैं और जो कस्टमर है उसने केस फाइल किया कंपनी के खिलाफ। अच्छा चलिए, और इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में? मैनेजमेंट ने 2 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड की है और वो कह रहे हैं कि जी ये क्लेम जस्टिफाइड नहीं। लिटिगेशन के मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में भी हमने कोई क्वेश्चन किए थे। जी मेरे भाई, लास्ट लेक्चर में कोई लिटिगेशन का क्वेश्चन किया था हमने। लिटिगेशन के सब्सेंटिव प्रोसीजर, हैरान होके क्यों देख रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, अच्छा किया आपने। सीए करने के लिए रोज़ रोज़ आना थोड़ी ज़रूरी है, कभी आ जाए कभी ना आए। उसी तरह सीए फर्स्ट राउंड में भी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सीए करना भी ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी तो ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। तो ठीक किया मेरे भाई ने, बिल्कुल ठीक किया। जी मेरे भाई पीछे जो बैठे हैं, लिटिगेशन के क्या प्रोसीजर्स हैं? लॉयर से कंफर्मेशन करवाते हैं हम एक्सपेक्टेड आउटकम की। जो अपोनेंट पार्टी है उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कोई किसी सेटलमेंट के सिलसिले में, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्पेक्ट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स इंस्पेक्ट करते हैं। वो जो वारंटी प्रोवाइड की है हमने, जिसकी बेस पे केस फाइल किया गया है, उस वारंटी को हमें पढ़ लेना चाहिए कि नहीं? उस वारंटी एग्रीमेंट को जिसकी वायलेशन हो रही है, बिल्कुल वो भी पढ़ लेना चाहिए। क्या कुछ दूसरे कस्टमर से हमें पूछना चाहिए या देखना चाहिए सिमिलर इशू दूसरे कस्टमर भी फेस कर रहे हैं कि नहीं? ये क्यों देखना चाहिए? इसलिए कि अगर दूसरे कस्टमर्स को भी सिमिलर इशू फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब है फॉल्ट वाकई कंपनी का है। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट आके कहे कि प्रिंसिपल साहब से, सर मुझे टीचर की समझ नहीं आ रही, तो कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का कसूर है कि टीचर का कसूर है? दूसरे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है मसला टीचर में, और अगर दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही, मसला स्टूडेंट में। ठीक है, फिर भी मसला टीचर में है। शाबाश जी। तो ये थे हमारे लिटिगेशन के प्रोसीजर। ज़रा पार्ट 1 में सॉल्यूशन देख के बताइए, सिमिलर प्रोसीजर है या डिफरेंट है? सिमिलर है, क्योंकि इशू वही है। वो फैक्ट्स चेंज कर सकता है लेकिन बेसिक इशू तो सेम होगा लिटिगेशन वाला, उसी का प्रोसीजर बताना है। क्या मतलब? पॉइंट जो आप बताते हैं मतलब फैक्ट्स वगैरह अगर चेंज होंगे, एडिशनल फैक्ट्स बताता हूँ मैं। एडिशनल पॉइंट जो बताते हैं नहीं, वो सम टाइम केस के लिहाज से हमें सोचना पड़ता है ना। अगर केस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो स्पेसिफिक इश्यूज की तरफ इशारा कर रही हो, हमें उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये केस समझ आ गया आपको? चलिए आगे और भी जाहिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि सर इसमें ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन में कोई ऐसा भी इवेंट हमें दे दे जो शायद हमने ना पढ़ा हो। वहाँ पे फिर आपने खुद से वैल्यूएट करना होगा अपने सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग को सामने रख के, क्या प्रोसीजर रेलिवेंट है यहाँ पे। पार्ट 2, पार्ट 1 या पार्ट 2? जी पार्ट 1। जी बताइए।
करते हैं, तो क्या इसका प्रोसीजर? क्वालिटी टेस्ट भी वो कहते हैं कि हाँ जी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल वो जो इंस्पेक्शन हुई है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई है, उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं कि वो कंपनी जो है अपनी क्वालिटी, कंपनी प्रोडक्ट को फाइनल मार्केट करने से पहले उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करती हैं, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम देख लेंगे। लेकिन वो चूंकि इंटरनल एविडेंस है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल रेलिवेंट पॉइंट है, उसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, सबसे पहले मुझे बताइए पार्ट 2 में एरिया कौन सा पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन या कुछ स्टूडेंट कहते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल भी तो है, उसने जिक्र किया, लेकिन जो मेजर पोर्शन वो कवर कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, वो डेप्रिसिएशन के हवाले से है। इसका मतलब है डिस्पोजल का भी एक आधा प्रोसीजर आप लिख सकते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस जो है उसकी रिकैलकुलेशन करेंगे, सही कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेजर इश्यूज जो हैं वो जिसके ऊपर फोकस करना है हमने, वो डेप्रिसिएशन का होगा कि डेप्रिसिएशन रेट सही है कि नहीं। जी, डेप्रिसिएशन रेट सही है कि नहीं, हमें कैसे कंफर्म? जी, वो कह रहे हैं कि जी दूसरी कंपनीज जो है इंडस्ट्री में उनके साथ रेट मैच करता है। क्या ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि जो रेट दूसरी कंपनीज यूज़ कर रही हैं वही हमारे क्लाइंट को भी यूज़ करना चाहिए? क्या ज़रूरी है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में आपने पढ़ा होगा शायद IAS 16 में कि वो डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन रेट एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बेनिफिट पे। बेनिफिट क्या? आपकी रिपेयर पॉलिसी पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, कितने सालों बाद आप एसेट को रिप्लेस करते हैं, यूज़ कितना करते हैं, इस पे ये चीज़ें कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जो एक एसेट दो डिफरेंट कंपनी यूज़ कर रही हैं उनमें डेप्रिसिएशन रेट सेम हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में कौन सी ऐसी है मिल रही है जिससे पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट गलत है? बताइए भैया। अच्छा, अब पढ़ना शुरू करेंगे, खुदा का खौफ करें यार, ऐसे तो BA ना हो जैसे आप CA करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं होता CA। जी मेरे भाई, इन आगे वाले भाई को, हाँ जी बताइए आप। क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे लग रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट गलत है? सिग्निफिकेंट लॉसेज हुए हैं। सिग्निफिकेंट लॉसेज की वजह से क्या रिस्क है? रेट ज्यादा यूज कर रही है मैनेजमेंट या कम यूज कर रही? कम यूज कर रही है, इसीलिए तो डिफरेंस जो है वो लॉस की शक्ल में आ गया, जितना भी कम यूज कर रहे थे। अब हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए चेक करने के लिए कि रेट जो है वो ठीक है कि नहीं? एक्सपर्ट को रीवैल्यूएशन के लिए इन्वॉल्व नहीं करते सिर्फ, क्या नहीं, यूजफुल लाइफ डिटरमिन करने के लिए भी इंजीनियर्स को यूज करते हैं। मशीनरीज की यूजफुल लाइफ तो इंजीनियर ही कंफर्म करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और जी और कोई प्रोसीजर? रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन में उसने जिक्र नहीं किया, और वैसे भी मेजर पोर्शन जो कवर कर रहा है वो डेप्रिसिएशन कर रहा है, डिस्पोजल नहीं कर रहा। डिस्पोजल के 1-2 पॉइंट लिखने गलत नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमने किस पे करना है? डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पॉलिसी देखेंगे, रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखेंगे, ठीक है। तो रिकैलकुलेट करेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिकैलकुलेशन में हमें तो ये देखना चाह रहे हैं रेट सही है कि नहीं। अगर रेट 10% है, हम रेट देख 10 कैलकुलेशन 10% की बेसिस पे हुई होगी, हम तो ये देख रहे हैं कि 10% वाला रेट ठीक है कि नहीं। जी ये कुछ प्रोसीजर क्लियर हो गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है हमने? नहीं, वो नहीं उसने पूछा होगा। क्वेश्चन 2 में कोई इशू? जी भाई। हम जब जज करते हैं तो 2-3 पॉइंट्स तो ठीक है मैच हो जाते हैं, लेकिन जो हमने पीछे पढ़े थे वो वाले मोस्टली वो दिखता ही नहीं है, मतलब एक दो दिखता, बाकी उसमें ज़्यादा रिलेट किए हुए। देखें, इसमें आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जो हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे एज इट इज़ इधर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें कंसेप्ट वही यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर हमने
केस के फैक्ट्स को भी सामने रख के डिसाइड करना। जैसे आप एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें वो कहता है कि ये रेंट के बाद, ये रेंट पे स्टॉक काउंट नहीं कर सके, ये रेंट के बाद स्टॉक काउंट किया हमने, अब ये रेंट वाला बैलेंस बताइए कैसे कंफर्म करेंगे। ये कंसेप्ट हमने चैप्टर 12 में कहीं पे नहीं पढ़ा, लेकिन क्या जितने आपके ऑडिट के कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आपको इतना पता है कि अगर स्टॉक काउंट नहीं कर सके हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर इस सिचुएशन में क्या होंगे ये आपने खुद सोचना है, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करना चाहिए हमें, ये रेंट के बाद जैसे 15 जनवरी को स्टॉक काउंट हुआ, वो स्टॉक काउंट की शीट्स ले लेंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद ये 15 दिनों का जितना गैप है इसकी सेल और परचेजेस देखेंगे कितनी है, उसको रिवर्स वर्किंग के जरिए 31 दिसंबर का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो आपकी 15 दिनों की सेल परचेज है उसका रिकॉर्ड सही हो। अगर वो रिकॉर्ड सही नहीं है तो फिर आप 31 दिसंबर का बैलेंस कंफर्म नहीं कर सकते। अब ये वाला इशू हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपके जितने आपने प्रोसीजर पढ़े हैं, ऑडिट के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, उनको सामने रखें तो आप प्रोसीजर रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी है चैप्टर 12 की, इसको यूं एज्यूम ना कीजिए कि एज इट इज सारी चीज़ें जो सारे पॉइंट्स रेलिवेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे पॉइंट कुछ रेलिवेंट होंगे, कुछ आपको सोचते भी पड़ेंगे केस की इंफॉर्मेशन के लिहाज से। ये इश्यूज आपको कुछ क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नहीं आता, कुछ क्वेश्चन में ये इशू हमें फेस करना पड़ता है, हमें खुद से फिर डिसाइड करना होता है कि वो प्रोसीजर क्या हो सकते हैं एडिशन। इस केस में डेप्रिसिएशन वाले में आपके लिए नया प्रोसीजर कौन सा है, ये सारे कवर हो रहे हैं ना, तो लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ये इशू फेस करना पड़े। और 1 वाले लिटिगेशन में भी हमने सारे पढ़े हुए लिटिगेशन के प्रोसीजर, वो भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ हमें प्रोसीजर हो सकता है ऐसे हो सिचुएशन हमारे लिए नहीं हो, हमने फिर ड्राफ्ट करने होंगे खुद से। कभी कभार हमें आईकैप ये कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रेजेंट करें, कि जो हमने कंसेप्ट्स आपको दे दिए लाजमी नहीं एज इट इज पूछे, थोड़ा सा सिचुएशन को वो टफ बना के हमारे सामने रख सकता है। हमें अनसीन सिचुएशन में भी प्रोसीजर को रिकमेंड करना आना चाहिए। इसमें जिस स्टूडेंट ने अनसीन सिचुएशन को देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वो फेल हो जाएगा कि ये सिचुएशन तो कवर की ही नहीं। और जो स्टूडेंट ये सोचेगा हाँ सिचुएशन कवर नहीं की मैंने, लेकिन कंसेप्ट तो वो चैप्टर प्रोसीजर में से ही पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा सोच के 2-3 दफ़ा रेलिवेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो स्टूडेंट जो है वो पासिंग मार्क्स गेन कर लेगा। तो अनसीन सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आईकैप अनसीन सिचुएशन प्रेजेंट कर सकता है। 2 में जी भाई ज्यादती है तो फिर आप बीए कर लें, उसमें नहीं ज्यादती होगी कोई किसी किस्म की। उसमें आप पिछले 5 साल के पेपर चेक कर लें, 100% श्योरिटी होनी में से क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादती हो चले जाए, कर लें भैया जाके। नहीं करना ना बीए, हाँ तो फिर जैसे आईकैप चाहता है हमें तैयारी करना, हमने वैसे ही करना। क्वेश्चन 2 क्लियर है? क्वेश्चन 2 में कोई इशू तो नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 5। क्वेश्चन 5 पे आइए। क्वेश्चन 5 में 2 इश्यूज हैं। पहले बताइए क्या हमसे सिर्फ प्रोसीजर पूछ रहा है? हाँ, वो कंबाइन कर रहा है क्वेश्चन को रिपोर्ट के साथ। ऑडिट रिपोर्ट पे फैक्ट भी पूछ रहा है, रिपोर्ट पे फैक्ट तो मेरा ख्याल है आपके लिए बिल्कुल सिंपल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज़ से पता चला कि ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन बनाता है तो वर्डिंग उसकी क्या होती है। पहला इशू जी, पहला इशू बताइए, स्टोरी क्या है? क्लाइंट कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड कर रहा है और कोई ना कोई प्रोविजन भी रिकॉर्ड की होगी क्लाइंट ने, डेफिनेटली प्रोविजन रिकॉर्ड किया क्लाइंट ने। फिर मसला क्या है? क्या प्रोविजन वेरीफाई करना आसान है कि मुश्किल काम है? क्यों मुश्किल काम है? एस्टिमेट्स होते हैं, इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कह रहे हैं हमने इसीलिए एक्सपर्ट को यूज़ किया। क्या अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए एक्सपर्ट को यूज़ कर सकते हैं हम अपने ऑडिट में?
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जब कभी एक्सपर्ट को यूज करना है हम 3 काम करते हैं। पहले उसको चेक करते हैं एक्सपर्ट को, फिर उसके काम को चेक करते हैं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर उसके काम यानी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही हुए हैं कि नहीं। जब कभी एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते हैं 3 काम करते हैं हम। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करते हैं, उसके वर्क को वैल्यूएट करते हैं, काम ठीक किया कि नहीं। ये नहीं कि उसकी रिपोर्ट को आंखें बंद करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया, उसके काम को वैल्यूएट किया, और फिर उसके बाद देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर है वो रिपोर्ट के मुताबिक है कि नहीं, उसके काम के मुताबिक। 3 चीज़ें। आईकैप ज़्यादातर फोकस करता है पहली और दूसरी चीज़ पे। एक्सपर्ट को कहता है जब कभी एक्सपर्ट को आप इंगेज करें 2 काम लाजमी करने, और आईकैप एग्जाम में ये 2 काम हमसे पूछा करता है। दोनों में से कोई एक या दोनों। पहला, एक्सपर्ट को कैसे वैल्यूएट करोगे, और दूसरा हम उसके काम को कैसे वैल्यूएट करेंगे। ये 2 चीज़ें। यहाँ पे वो हमसे दोनों चीज़ें नहीं, सिर्फ एक मांग रहा है। वो कौन सी? कि उसके काम को कैसे वैल्यूएट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि योर फर्म हैज़ अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट आफ्टर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर फॉर असेसिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। इसको अंडरलाइन कीजिए कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट को हमने वैल्यूएट कर लिया है, असेस कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या असेस करना है? उसके काम को। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली चैप्टर 18 का कंसेप्ट है। चैप्टर 18 में हम पढ़ेंगे कि जब किसी एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं तो हम उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं और उसके वर्क को कैसे वैल्यूएट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने चैप्टर 18 में पढ़नी है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ होगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आप एक दफ़ा रीड कर लें कि प्रोसीजर्स क्या हमने परफॉर्म करने हैं। इन प्रोसीजर्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 18 में कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आप पॉइंट ए को, जो प्रोसीजर वाला हिस्सा है, आप चाहें तो उसको पेंडिंग भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि उसको रीड कर लें, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो हम आपने परेशान नहीं होना, हम चैप्टर 18 में इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ये चैप्टर 18 में डिटेल में डिस्कशन होगी इस कंसेप्ट के। ठीक है, तो अभी हम ज़रा फोकस से हट जाएंगे। जी, ए क्लियर हो गया, इसके प्रोसीजर भी क्लियर हो गए। नहीं, ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो एक्सपर्ट को जब भी इंगेज करेंगे यही प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है। क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन ले आए, प्रॉपर्टी को वैल्यू कर रहे हैं, मशीनरी को वैल्यू कर रहे हैं, किसी को भी जब वो हमसे कहे कि एक्सपर्ट को इंगेज किया हमने, केस चाहे कोई भी हो, हमारे प्रोसीजर, हमारी अप्रोच सिमिलर होगी। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को वैल्यूएट करना है। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने के लिए प्रोसीजर क्या है? चैप्टर 18। उसके वर्क को वैल्यूएट करने के लिए प्रोसीजर क्या है? ये भी चैप्टर 18। ठीक। सेकंड वही क्वेश्चन कि ईयर एंड के बाद जो है वो स्टॉक काउंट हुआ, बताइए 15 जनवरी को पॉइंट हुए, 15 जुलाई को सॉरी, तो बताइए हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे 31 जून का बैलेंस कंफर्म करने के लिए। 15 जुलाई को स्टॉक काउंट करना चाहिए, पहले तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिले ना। 15 जनवरी को स्टॉक काउंट करें, दरमियान की सेल परचेज की रिवर्सल डालें, और ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आपको इंटरम सेल और परचेजेस का रिलायबल रिकॉर्ड मिले। ठीक है, फिर आप 30 जून का बैलेंस कंफर्म कर लेंगे। उस सूरत में रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आएगा? अगर आप बैलेंस कंफर्म कर लेते हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। ठीक है, बताया था ना पॉइंटेड और री पॉइंटेड में फ़र्क है। और अगर हम बैलेंस कंफर्म नहीं कर पाते तो फिर स्कोप लिमिटेशन, क्वालिफाइड ओपिनियन। इस सूरत में अदर मैटर आएगा कि नहीं? इस सूरत में भी आएगा। इस सूरत में क्यों नहीं आएगा?
अपॉइंटमेंट तो इस दफ़ा भी हमारी फर्स्ट टाइम ही हो रही है। क्या मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ एमसीक्यू मैटर अदर मैटर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो किसी दूसरी रीज़न की वजह से होगा। मॉडिफिकेशन किसी और रीज़न की वजह से होगी इन ओपिनियन, और एमसीक्यू मैटर अदर मैटर किसी और वजह से होगा, लेकिन एमसीक्यू मैटर अदर मैटर आ सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। 6 पे आइए। अच्छा सॉरी, पार्ट ए का इम्प्लीकेशन रिपोर्ट हम डिस्कस करना भूल गए। अगर हम एक्सपर्ट के वर्क को वैल्यूएट करते हैं और वो एडिक्वेट है, अमाउंट वही आई जो कि क्लाइंट ने रिकॉर्ड की हुई है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन एक चीज़ और, की ऑडिट मैटर किस वजह से आएगा? कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी कह सकते हैं, वरना एक्सपर्ट को यूज़ किया इस वजह से भी। आपको अभी तक मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं, केसेस बताए हैं, सिचुएशन जिनमें की ऑडिट मैटर इंक्लूड होता है रिपोर्ट में? 4 कौन कौन से थे? टैक्स कंटीजेंसीज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रीवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, और 4th अब लिख ले यूज ऑफ एक्सपर्ट। अगर एक्सपर्ट को यूज करें फिर भी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा रिपोर्ट में जी। ये 4 हो गए। हाँ, या 8-9 है, वो चलते चलते जब तक वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी जी। 5 क्लियर, इसमें कोई इशू तो नहीं है। और नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए कि सिंगल सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक को भी साथ मिलाया? किसको? ऑडिट रिपोर्ट को, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन में किन अल्फाज से पता चला हमें कि ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है? हाउ यू वुड डील विद द अबव सिचुएशन। इसका मतलब है जब ये वर्ड यूज करें रिक्वायरमेंट में तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन होगा। हाउ वुड यू डील, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, कोर्स ऑफ एक्शन का लफ्ज भी यूज करता है, ऑडिट वर्क, ऑडिट एविडेंस, स्टेप्स, बिल्कुल ठीक। पहले वाला जी, पहले वाले में कोई इशू नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे भाई मुझे बताएंगे जिन्हें कोई इशू नहीं है। नहीं, इससे इनसे पीछे वाला है जी। आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, जरा कहानी है? क्या मैं मजबूर था? क्या कह रहे हैं? कोई ना कोई। अच्छा, मैं पूछूं कोई मसला है तब नहीं बोलेंगे कि कोई मसला है। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछूं कोई ना कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं आपके। ये भाई इनसे पीछे जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कह रहे कंपनी ने डेवलपमेंट कास्ट को कैपिटलाइज किया है। कितने मिलियन कास्ट को कैपिटलाइज किया है? 100। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया क्या? प्रोजेक्ट कंप्लीट। और पैसे चाहिए 50 मिलियन। कंपनी के पास पैसे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या ये कह रहा है कि कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, कहीं से पैसे नहीं मिलने, कि वो अभी कह रहा है कि मुश्किल है अभी, लेकिन कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके गया हमें, कंक्लूजन की तरफ नहीं ले। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एरिया कौन सा है वाला? हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट वाला जो पूछ रहा है, उससे हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो ये कि क्या डेवलपमेंट कास्ट उससे कैपिटलाइज की है, सही अमाउंट पे की है, और इसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं। अमाउंट सही है कि नहीं, उसके लिए हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं रिसर्च कास्ट जो है वो भी शामिल की हो। लेकिन असल इशू क्या, डेवलपमेंट कास्ट को कैपिटलाइज होना चाहिए था, ये कैसे पता चलेगा? क्राइटेरिया मेंशन करना पड़ेगा हमें। अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं इसको, वरना नहीं कर सकते। और क्राइटेरिया में एक अहम चीज़ क्या थी? रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे सुनिए, फेल होने वाला स्टूडेंट क्या करता है? फेल होने वाला स्टूडेंट लाइन लिखता है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें सारी की सारी डेवलपमेंट कास्ट को एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। पास वाला स्टूडेंट क्या कहता है? कहता है नहीं, क्वेश्चन में उसने अभी क्लियर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाया,
पहले हमें ये देखना चाहिए क्या मैनेजमेंट के पास अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर मैनेजमेंट जस्टिफाई करवा दे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो फिर इसे कैपिटलाइज ही रहने देंगे, एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। और अगर मैनेजमेंट के पास अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, साबित हो गया, ठीक है, अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आएगा? अगर मैनेजमेंट ने एक्सपेंस आउट नहीं किया, मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन। ये क्लियर हुआ? मेन पॉइंट्स क्या थे इस क्वेश्चन में कि डेवलपमेंट कॉस्ट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, और उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट की एक जो कंडीशन है रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो डाउटफुल है। तो हमने उसको फोकस करना है कि क्या मैनेजमेंट अल्टरनेट रिसोर्सेज अरेंज कर पाएगी कि नहीं। हमारे प्रोसीजर इस पे फोकस होना चाहिए। जी क्वेश्चन समझ आ गया? और पार्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है? बी का। जी बी रीडिंग तो कर ली होगी ना आपने, तो मुझे स्टोरी सुनाएंगे वो भाई कॉर्नर वाले, आपके पीछे वाले भाई। जी बताइए भैया ये स्टोरी क्या चल रही है? क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 में प्लांट को आग लग गई, इंश्योरेंस करवाई हुई थी, कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। अच्छा छोटा मोटा प्लांट है कि सब्सटेंशियल है? सब्सटेंशियल को अंडरलाइन करें, फिर बाद में आपसे पूछूंगा कि मैंने इसको क्यों अंडरलाइन करवाया। हाँ गोइंग कंसर्न, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद उन्होंने और काम क्या किया है, इंश्योरेंस वालों से जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उसको रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं? रिकॉर्ड कर लिया इंश्योरेंस वालों से। अच्छा इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए होंगे? नहीं। अच्छा इंश्योरेंस वालों ने अपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ली होगी कंफर्म कि हम इतने पैसे, वो भी नहीं, तो फिर क्यों किया रिकॉर्ड? हाँ ये कंटिंजेंट रिसीवेबल याद है आपको? कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वर्चुअली सर्टन हो। वर्चुअली सर्टन कब होगा? जब थर्ड पार्टी अपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ले, रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दे हम आपको इतने पैसे देंगे। अगर थर्ड पार्टी ने अपनी लाइबिलिटी एडमिट नहीं की तो फिर याद रखें इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना होता, ये कंटिंजेंट एसेट है। इसको प्रोबेबल भी हो ना, प्रोबेबल भी हो तो स्टिल डिस्क्लोज करना है सिर्फ, जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो। बिल्कुल। अब बताइए आप, इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू है फिक्स एसेट्स के डिस्पोजल, राइट ऑफ, वो ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किया कि नहीं, और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, इंश्योरेंस को रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। जरा बताइए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के ज्यादा फोकस हमें किस पे करवा रहा है? इंश्योरेंस का। तो ज्यादा प्रोसीजर यही होने चाहिए। डिस्पोजल के भी एक दो लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्पोजल के भी एक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन का भी इशू था, डिस्पोजल का भी था, यहाँ पे डिस्पोजल का भी और रिसीवेबल का भी है। जी मेरे भाई कॉर्नर जो एंड में बैठे हैं स्टूडेंट, डिस्पोजल का कोई एक दो प्रोसीजर बता दे सिर्फ। अब यहां पे हमने खुद सोचना है, यहां पे अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर वाली बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भला? वो सेल नहीं कर रहे, वो तो जल गया, वो अप्रूवल से थोड़ी जलता है, ठीक है, थोड़ी हमने अपनी अगले इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हाँ हमें जो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल है उसे रिकैलकुलेट कर लेना चाहिए, उसे रिकैलकुलेट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह सही बुक से एक्सक्लूड किया कि नहीं। ये तो हो गया हमारा डिस्पोजल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मुझे बताइए किस केस में रिसीवेबल जस्टिफाइड है रिकॉर्ड करना? जब वर्चुअली सर्टन हो, यानी इंश्योरेंस कंपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ले। यहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को दो हिस्सों में लेके जाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लाइबिलिटी एडमिट कर ले तो ठीक, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लाइबिलिटी एडमिट नहीं की तो फिर से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, सिर्फ डिस्क्लोज कर दें। रिकॉर्ड किया तो मिस स्टेटमेंट होगी, जिसका क्वालिफाइड या एडवर्स जो भी मटीरियलिटी के लिहाज से आता है आंसर। जी लेकिन अगली बार मुझे बताइए, एक इशू अभी भी रह गया इसमें, गोइंग कंसर्न वाला, ठीक है। हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे कि चूंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर तो इंश्योरेंस वालों से पैसे मिल जाए तो फिर अनसर्टेनिटी नहीं है,
वो नया एसेट खरीद लेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे नहीं मिलते फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अराइज होगी। ठीक है, इतना लिखते हैं। बाकी चूंकि अभी हमने गोइंग कंसर्न के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, इसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी जितने मार्क्स हैं उन लिहाज से 3 इश्यूज हमने डिस्कस कर दिए, यही काफ़ी है जी। क्लियर हुई ये बात? कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। जी जी पूछिए। क्या यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे इंश्योरेंस वालों से? डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेक करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी भी पढ़ेंगे। शाबाश। इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या वो जिन हालात में एसेट जला, जो सिचुएशन थी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी उनको कवर करती है कि नहीं करती? जी और कोई क्वेश्चन? ये क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7। 3 इश्यूज हैं, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, रिसीवेबल। सप्लायर रिकंसिलिएशन जी आप बताइए, इसमें कहानी क्या है? कहानी बताइए। कहानी मैं इसलिए कहता हूं ताकि मुझे आप इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करना सीख सकें कि इसमें असल काम की बात क्या है। जब मैं आपसे कहानी सुन रहा होता हूं ना, तो मैं वैल्यूएट कर रहा होता हूं आपने काम की बात पिक कर लिया कि नहीं कर ली। अगर काम की बात आपने पिक कर ली हो, कहानी में बता दें, तो मैं आगे क्वेश्चनिंग नहीं करता, वरना आपको आपसे पूछता हूं फिर कि क्या इस क्वेश्चन में केस में ये डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। जी बताइए, कहानी सुनाइए। इसमें कहते हैं कि क्लाइंट को जो सप्लायर स्टेटमेंट रिसीव हो रही है वो अकाउंट रिसीव, इसमें कह रहे हैं कि जो क्लाइंट को स्टेटमेंट सप्लायर से रिसीव हो रही, वो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट एक दूसरे को सेंड करते हैं। आपने वो सेल्स सिस्टम परचेज सिस्टम में पढ़ा होगा। तो सप्लायर क्रेडिटर की बात कर रहा है कि वो मंथली स्टेटमेंट सेंड तो करते हैं, एक दूसरे को रिकंसाइल नहीं करते। और पार्टनर ने हमें कहा भैया रिकंसाइल करो और सारे प्रोसीजर परफॉर्म करो इसके। ठीक है, कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिकंसाइल करने के लिए। अब देखें रिप्लाई आ रहा है एज ऑडिटर। अब हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इंश्योर करने के लिए कि रिकंसिलिएशन सही बनी हो। सबसे पहले तो बैलेंस को कंफर्म कर लेना चाहिए हमें। हाँ रिकंसाइल करें नहीं। अब हमने एज ऑडिटर ये काम करना, हमने देखना कि बैलेंसेस रिकंसाइल कर रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, तकरीबन वही कंसेप्ट है। उसमें भी तो ये होता है ना, फर्क सिर्फ ये है कि उसमें हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं और जो फर्क आता है तो उसके बाद हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर बताते हैं। यहाँ पे क्लाइंट ने अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की है, लेकिन सिचुएशन तो वही है। डिफरेंस आया तो हमने क्या करना है, पहले तो हम बैलेंस को कंफर्म करेंगे, कुछ बैलेंसेज एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो बैलेंसेज एग्री नहीं करते क्लाइंट से कहेंगे इनको रिकंसाइल करवाएं, देखेंगे कि क्या वो टाइमिंग डिफरेंस है, यानी कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट, या क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट या थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन तकरीबन वही कंसेप्ट है जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है। याद है ना चैप्टर 14। जी देखिए सोल्यूशन में वही प्रोसीजर बता रहा है कि कुछ और बता रहा है। अल्फाज का फर्क हो सकता है, कंसेप्ट वही होने चाहिए। देखिए वही कंसेप्ट डिस्कस कर रहा है कंफर्मेशन वाले या डिफरेंट है। भैया बता नहीं रहे, तकरीबन वही स्टेप्स हैं। चलिए सेकंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी इसमें क्या कह रहा है बताइए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्लाइंट के कैश एंड बैंक की ऑडिट में बड़े मसले मसाइल सामने आए थे, इसीलिए हमने इंगेजमेंट पार्टनर ने फैसला किया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंप्लीट ऑडिट किया जाए। बैंक रिकंसिलिएशन यही फैसला हुआ है ना, लेकिन हम ऑडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें करना ही नहीं आता। हम भाई हैरान क्यों हो गए हैं? आपको पता है क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करते हैं? पता है? कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पता है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? 1 2 3 4 डिपॉजिट इन ट्रांजिट के प्रोसीजर बताइए जी।
कैश बुक चेक करेंगे और सब्सिक्वेंट मंथ बैंक स्टेटमेंट। इस महीने की कैश बुक में चेक करेंगे ट्रांजैक्शन एंटर हुई है कि नहीं, और सब्सिक्वेंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे क्लियर हुए हैं कि नहीं। हो गया जी। डेट चेक करेंगे, अगर किसी में अनयूजुअल डिले है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिर्फ एक काम, पिछले महीने की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिकंसाइल करेंगे क्या जी। और यहाँ पे तीसरा बंदा कौन था आप? सर वो जो हमने चेक भेजे हैं बैंक को, उनकी नंबरिंग चेक करेंगे। चेक्स की नंबरिंग चेक करेंगे? तो चेक के नंबर होते हैं तो बैंक में नहीं, और कोई स्टूडेंट जो अनक्रेडिटेड चेक्स है वो चेक करेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर मुझे बताएं। आप एक एक करके प्रोसीजर बता रहे हैं, दो उन्होंने बता दिए, एक उन्होंने बता दिए, एक उन्होंने बताया। प्रोसीजर सही बता रहे हैं लेकिन कंप्लीट आंसर कोई भी नहीं बता रहा जी। अनक्रेडिटेड चेक ही पूछ रहा हूँ, कैसे वेरीफाई करेंगे? उसको ना बैंक स्टेटमेंट होता है एक, और एक बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, उसमें जो अनडिपॉजिटेड चेक्स होते हैं उसको चेक कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट के। अनडिपॉजिटेड चेक्स को देख लेंगे नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ वाली बात नहीं आप बता रहे थे। आगे सारे तो चेक क्लियर नहीं हुए होंगे ना। फर्ज कीजिए 10 में से 7 चेक क्लियर हो गए, 3 रह गए हैं, वो क्या करेंगे? क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे कि अनयूजुअल डिले क्यों आ रहा है, और उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे कि वो चेक किस चीज़ के थे जमा करवाए जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। और सिमिलर जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स पर भी नहीं। पहले वाले स्टूडेंट ने बेहतर आंसर दिया है सब में से, वो भाई को जो है जी। BRS क्लियर हुआ? ये तो पढ़े हुए ना भैया, ये तो वही प्रोसीजर एज इट इज, ठीक है। और सप्लायर रिकंसिलिएशन वाले भी तकरीबन वही प्रोसीजर है जो पढ़े हुए। रिसीवेबल्स जी, रिसीवेबल में क्या कह रहा है? ये भी चैप्टर 14 का ही क्वेश्चन है। कैसे भला? इसमें रिसीवेबल की हेडिंग है, फौरन हमारे जहन में जो पहला कंसेप्ट आया, शायद आपके जहन में भी आया हो कि प्रोविजन के प्रोसीजर लिखने होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट के। लेकिन क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर नहीं मांग रहा। कौन से प्रोसीजर मांग रहा है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल। यानी कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना, कह रहा है उसके अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताओ। हमने ये भी पढ़े हुए हैं चैप्टर 14 में, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। जी आप बताइए क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है? अगर बता दिए तो इंशाल्लाह इस दंड में पास आप, दुआ है मेरी चाहे। हाँ जी आप बताइए अल्टरनेटिव प्रोसीजर। जी इंश्योरेंस करवाएंगे, डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं किया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर, यही सिचुएशन है ना जी। बताइए क्या प्रोसीजर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 चैप्टर 12 वॉल्यूम 2 ऑडिट। ईयर एंड बैलेंस चेक करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट GDL चेक करेंगे। हो गया ऑडिट खत्म। फिर सैंपल लेंगे क्रेडिटर्स का। क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं अपना क्वेश्चन वापस लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं पूछा जी। भैया आप बताइए क्या प्रोसीजर है? उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है उनको चेक कर लेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम बताइए। गुड डिस्पैच नोट के साथ, सेल इनवाइस के साथ, सेल्स ऑर्डर के साथ, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट के साथ। ये एंड के बाद देखेंगे कैश रिसीव हो गया कि नहीं सिग्निफिकेंट डेटर से, शाबाश। और जो अगर डिस्प्यूटेड है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे, क्या एक्सपेक्टेड रिकवरी क्या है, और कट ऑफ ऑन
सेल्स, शाबाश, ये प्रोसीजर है, ये चैप्टर 14 का कंसेप्ट है जी। क्लियर हुआ भैया? ये भी देखें, कोई ज्यादा तो किसी किसी क्वेश्चन में वो पूछता है अलहदा से हटके, हमें सोचना पड़ता है, और वो उसने याद रखे, जाहिर है क्वेश्चन को चैलेंजिंग बनाना होता है। बाज़ औक़ात हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है, उन पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल होने वाला स्टूडेंट उन क्वेश्चन को देखते पढ़ता है और साथ ही फैसला कर लेता है मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं करना। पास होने वाले क्योंकि थोड़ी स्ट्रगल कर सोचना पड़ता है ना, तो जो लेकिन स्ट्रगल करता है ऐसे क्वेश्चन में, सोचता है कि क्या प्रोसीजर हो सकते हैं और मेंशन करने की कोशिश करता है, वो पासिंग मार्क्स फिर भी ले लेता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन में आई कैप मार्किंग में भी हाथ ज़रा नरम रखता है चैलेंजिंग क्वेश्चन में, ठीक है। वो इस बात को पसंद नहीं करता कि स्टूडेंट देख के बिल्कुल ही क्वेश्चन को छोड़ दें। जिसने एफर्ट की हो उसको रिवार्ड ज़रूर मिलता है उसका जी। यहाँ तक क्लियर जी? इसमें एनालिटिकल प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी दिया हुआ है। एनालिटिकल रिव्यू का कोई पॉइंट बताने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो प्रोसीजर हम कंपेयर करते हैं इस साल के डाटा को पिछले साल के डाटा के साथ, वो कंफर्मेशन के लिए सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो कह रहा है कंफर्मेशन परफॉर्म नहीं करने, इसीलिए वो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। जी, एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है एग्जामिनर कमेंट्स में? हाँ, वो कह रहा है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे उन्होंने एनालिटिकल प्रोसीजर का भी जिक्र कर दिया इसमें। तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम, लेकिन याद रखें वो इसलिए पार्टीज को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जो जैसे उन्होंने पॉइंट बताया था कि जो मेजर डेटर्स हैं उनको देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये देखने के लिए कि कौन से डेटर्स मेजर है या पिछले साल की निस्बत कौन से डेटर्स है जिनका बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये डिसीजन करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं, वरना इसमें कोई रेशोज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमने चैप्टर 14 में क्या ये कंसेप्ट पढ़ा था कि जब पार्टीज़ को कंफर्मेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। एक था मेजर पार्टीज़ को, और फिर उसके बाद जिनका पिछले साल की निस्बत इस साल बैलेंस, जिनमें रिस्क ज़्यादा है, उनमें हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे। ओवरड्यू डेटर्स, डेटर्स विद नेगेटिव बैलेंसेस, और एक पॉइंट ये भी था जिनका पिछले साल की निस्बत इस साल बैलेंस बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट याद है? एनुअल फ्लक्चुएशन जिसमें होती है, तो एनुअल फ्लक्चुएशन में एनालिटिकल प्रोसीजर ही होता है। वो कहता है उन डेटर्स को जिनको आपने वेरीफाई करना है उनको सेलेक्ट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस कंसेप्ट था, अगर आप इसको कवर नहीं भी करते और रिमेनिंग स्टेप्स बता देते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट है जी। और कोई क्वेश्चन है मन में? हाँ, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है, कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करे। क्या हमें ये स्टेप लिखना चाहिए कि रिफ्यूजल जस्टिफाइड है कि नहीं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन? इंगेजमेंट पार्टनर ने जब क्वेश्चन में एग्री कर लिया, इसका मतलब है रीजनेबल जस्टिफिकेशन उसने देख ली होगी। हमने ये पॉइंट नहीं लिखना जी। क्लियर हो गया? केस स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, प्रॉब्लम जैसे जैसे आप केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करते जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाती हैं। हर चैप्टर में ये असूल होता है, शुरू की केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाती है आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाती हैं। अच्छा, कल के लिए सुन लीजिए, कल हमने चूँकि रिलेटेड पार्टी के ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा कंसेप्ट्स जो हैं रिलेटेड पार्टी के कवर करेंगे। कल के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ताकि शुरू के 10-15 मिनट में ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए केस स्टडीज़ की। प्रैक्टिस तो हमने केस स्टडीज़ की डेली करनी है, ठीक है, लेकिन कम प्रैक्टिस करनी है ताकि तकरीबन हमारा जो 50-55 मिनट है वो लेक्चर की तरफ हम फोकस करें। आज के टॉपिक स्टार्ट करें हम जी। आज शायद ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा, मे बी जो हमारा प्रोसीजर वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ये हम कंप्लीट डिस्कस ना कर सके, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 इसको डिस्कस कर लेंगे।
जी टेस्ट डिस्कशन भी थी आज। टेस्ट का सिलेबस क्या है? सिलेबस तो भैया बता, अच्छा कल टेस्ट नहीं होगा, कल, आज आपका कोई टेस्ट तो नहीं है ना, वीकली टेस्ट होता है आपका, और आज नहीं रखा। हाँ, इस वीक में टेस्ट नहीं होगा आपका कोई, क्योंकि वीकेंड पे आपका असेसमेंट टेस्ट है 2, ठीक है, आप उसकी तैयारी कीजिए, इसीलिए आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला गया इस वीक में टेस्ट का। और आपको असेसमेंट टेस्ट के सिलेबस का तो पता है ना, चैप्टर 1 से चैप्टर 14 सिवाय 13 के, आईटी वाला चैप्टर 13 चैप्टर सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक सारे चैप्टर शामिल हैं। जी स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज में हम 2 कंसेप्ट्स आज कवर करेंगे, एक डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड क्या होती है, और दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती है, दोनों फ्रेजेस डिफरेंट है। रिलेटेड पार्टी का मतलब कुछ और है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ और है। फिर हम स्टडी करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मैनेजमेंट की और ऑडिटर की रिलेटेड पार्टी के हवाले से। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है ये हम आज नहीं बल्कि कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज टाइम हमारे पास कम है, केस स्टडी में डिस्कशन ज़्यादा होगी हमारी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? आपने अकाउंटिंग में कोई कंसेप्ट पढ़ा है ऐसा टॉपिक रिलेटेड पार्टी का? अकाउंटिंग में पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा, चले कोई बात नहीं। रिलेटेड पार्टीज क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टीज ऐसी पार्टीज को कहते हैं जिनका हमारे क्लाइंट पे इन्फ्लुएंस हो और ख़ास तौर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। ऐसी पार्टीज जिनका हमारे क्लाइंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। जैसे हम नेचुरल पर्सन है, क्लाइंट तो हमारा एक आपको पता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, हम नेचुरल पर्सन है। क्या हम पे किसी लोगों का इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल, हमारे वालिदैन का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नहीं, आपके ऊपर कोई स्पाउस का इन्फ्लुएंस नहीं, ठीक है, लेकिन बहरहाल वो भी एग्जाम्पल में है, ठीक है। हमारे बहन भाई जो है उनका भी हमारे पे इन्फ्लुएंस होता है। तो हर वो पर्सन जिसका हमारे पे इन्फ्लुएंस है वो हमारे लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी। उसी तरह जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी पे अगर किसी दूसरे लोगों का या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, हम कहेंगे ये दूसरे लोग या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस क्लाइंट की रिलेटेड पार्टीज हैं, उस क्लाइंट की रिलेटेड पार्टीज हैं। रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल में ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनीज भी आती हैं और इंडिविजुअल्स भी आते हैं, याद रखिएगा। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कंपनीज भी आएंगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी और इंडिविजुअल्स भी आएंगे। जैसे वो कहता है जितनी भी एसोसिएटेड कंपनीज हैं ये रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल। एसोसिएटेड कंपनी कौन सी हो सकती हैं? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट्स जिनमें कंपनी ने 20% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो, या कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन शेयर होल्डिंग। याद है एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हुई हमने? कहाँ पढ़ी थी? बिजनेस लॉ में भी पढ़ी थी, वे भूल गए थे। ऑडिट में चैप्टर 6 में भी पढ़ी थी। जब कौन सा कंसेप्ट कर रहे थे हम? डिस्क्वालिफिकेशन वाला। तो डिस्क्वालिफिकेशन की लंबी चौड़ी लिस्ट थी, 8-10 आइटम्स थी, उनमें एक के साथ एसोसिएटेड का वर्ड यूज हुआ था। किसके साथ? शेयर होल्डिंग वाले के साथ। और बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन के साथ क्या लफ्ज था? हाँ जी, होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी वाला लफ्ज। चलिए, तो एसोसिएटेड कंपनी समझ आ गया किसको कहते हैं? एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी है। फिर क्या कह रहा है? ऐसे इंडिविजुअल्स कौन से जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जिनके पास 20%, 30%, 40% शेयर हैं कंपनी के। की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट कौन है? CFO, CEO वगैरह, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड देयर फैमिली मेंबर्स, किन के फैमिली मेंबर? मेजॉरिटी शेयर होल्डर के या की मैनेजमेंट के। ये भी रिलेटेड पार्टी में शामिल है। एंड देयर कंपनीज, किन की कंपनी? इनकी, इन इंडिविजुअल्स की कंपनीज। ये कंपनीज भी रिलेटेड पार्टी हैं, ये इंडिविजुअल सारे रिलेटेड पार्टी है,
और इन इंडिविजुअल्स की अगर कोई कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी है। याद आया क्वेश्चन आपको नीलम प्राइवेट लिमिटेड वाला? उसमें वो जो स्पाउस एंड ब्रदर थे वो किसके रिलेटिव्स थे? नीलम के नहीं थे। और सीएफओ या सीईओ था? सीएफओ या सीईओ था मेरा ख्याल में केस स्टडी में। सीईओ का भाई और स्पाउस क्या रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल है। और इन लोगों जो कंपनी खोली नीलम प्राइवेट कंपनी, क्या वो भी रिलेटेड पार्टी थी? बिल्कुल रिलेटेड पार्टी थी। अब इस केस स्टडी से आपको पता चल गया होगा कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है, और ये भी कि ऑडिटर के लिए रिलेटेड पार्टी क्यों अहम होती है। क्यों अहम होती है ऑडिटर के लिए रिलेटेड पार्टी वाला? उनके साथ जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा होता है। फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए तो चैप्टर 9 में मटीरियलिटी क्वालिटेटिव बेसिस के ऊपर जब डिटरमिन करते हैं उसमें एक एग्जांपल रिलेटेड पार्टी की भी थी कि ये अगर स्मॉल ट्रांजैक्शन भी हो ना, स्मॉल अमाउंट की, क्वालिटेटिवली ने फिर भी मटेरियल समझो। क्यों? रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा होता है। तो अब आपको इतनी डेफिनेशन से दो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। एक ये कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा रिलेटेड पार्टी क्यों अहम है हमारे लिए एज अ डेटा। अब रिलेटेड पार्टी समझ आ गई क्या है? अब देखते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हैं? वो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ हो। अच्छा, कौन सी ट्रांजैक्शन ज्यादातर रिलेटेड पार्टी के साथ होते हैं? हाँ जी, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। और कौन सी? गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन और रीपेमेंट। वो याद है बिजनेस लॉ में कंसेप्ट होता था कि एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, वो क्या करे, उसको लोन देते थे कि नहीं? लोन उसमें शामिल होता है। हाँ, तो ये भी एक जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती थी। शाबाश, ठीक है। हाँ जी, तो सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स ज्यादातर ये ट्रांजैक्शन होते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ। और दूसरे नंबर पे गिविंग एंड ऑब्टेनिंग लोन, लोन देना भी है और लोन लेना। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन या सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन अक्सर रिलेटेड पार्टी एक दूसरे के साथ, दोनों एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन की, लेकिन ये वाली ट्रांजैक्शन अक्सर रिलेटेड पार्टी एक दूसरे के साथ करते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन कभी कभार करते हैं। भी एग्री करते हैं कि नहीं? लोन लेना, लोन देना कभी कभार। सेल परचेज तो डेली बेसिस पे भी होती रहती है। भाई क्लियर हो गया? रिलेटेड पार्टी क्या समझ आ गया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या समझ आ गया? क्वेश्चन में हो सकता है क्लियरली आपने ना कहे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बल्कि कहे सीएफओ का ब्रदर जो है उसकी पार्टनरशिप है फर्म, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए रिलेटेड पार्टी की तरफ लेके जा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन में उसने कहा सीएफओ की वाइफ जो है वो इंटीरियर डिजाइनर है, उसको कंपनी का हेड ऑफिस डिजाइन करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया, बताइए इस ट्रांजैक्शन में कोई मसला है? उन्होंने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। इसके बाद आगे ये भी बताना था कि इसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बहरहाल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझ आ गई। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की और ऑडिटर की। लेकिन मेरा ख्याल है ये पढ़ने की जरूरत नहीं हमें, ये तो चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं हम। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं पढ़ चुके? हाँ शाबाश, वो जनरल थी, ये स्पेसिफिक है। एग्जाम में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा मैनेजमेंट ऑडिटर की, फौरन खुश नहीं होना, पहले देखना है आगे कि वो स्पेसिफाइड तो नहीं कर रहा इंटरनल कंट्रोल की, रिलेटेड पार्टीज की, फ्रॉड की, गोइंग कंसर्न की, सब्सिक्वेंट इवेंट की। अगर वो स्पेसिफाई कर रहा हो तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, लेकिन अगर वो जनरलाइज पूछ रहा है सिर्फ, फिर ओवरऑल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक आपको अजीब बात नजर आएगी, आपने बतानी है वो अजीब बात क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी भी रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं सबको आइडेंटिफाई करे, ढूंढे कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, अकाउंट फॉर करे। अकाउंट फॉर करने का मतलब क्या है? उन्हें मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे आर्म लेंथ बेसिस पे रिकॉर्ड करे। अकाउंट फॉर का मतलब ये है उन्हें रिकॉर्ड करे प्रॉपरली,
और डिस्क्लोज करे। कहाँ डिस्क्लोज करे? नोट्स टू द अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे मैनेजमेंट ने ये सारे काम किए हैं कि नहीं, टू इंश्योर रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि वो सारी ढूंढ ली है भाई, 100 ट्रांजैक्शन थी, इसमें कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो ढूंढना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? ढूंढना कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज है, कौन सी रिलेटेड पार्टी। भाई रिलेटेड पार्टी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि ये रिलेटेड पार्टी है, तो हाँ नहीं लिखा होता भाई, नहीं लिखा होता, वो ढूंढना पड़ता है उनको, ठीक है, हाँ ढूंढना पड़ता। अच्छा अब सुने, ये समझ, अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या है? उनको ऑनलाइन बेसिस पे अकाउंट फॉर किया कि नहीं किया, रिकॉर्ड किया कि नहीं। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है? अच्छा अजीब बात क्या है कि नॉर्मल ऑडिट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ऑडिटर ने सिर्फ चेकिंग का काम करना होता है, असल काम तो मैनेजमेंट का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। लेकिन यहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर, डिस्क्लोज करना है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीजें इंश्योर करना है, प्लस कुछ और भी देखना है। और क्या देखना है? इवैल्यूएट करना है कहीं कोई फ्रॉड फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। मैं ये बात समझ आए? हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है रिलेटेड पार्टी वाले में उसमें। वरना तो सिर्फ यहीं तक गया कि उसको बात खत्म कर देनी चाहिए थी। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाली बात उसने क्यों की? इसलिए कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें नॉर्मली रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा होता है, और अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड हो या फ्रॉड हो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। एक एग्जाम्पल वो केस स्टडी में आपने पढ़ ले कि हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन CFO CEO ने क्या किया, एक सप्लायर कंपनी जो है अपने भाई के नाम से रजिस्टर करवाई और उससे महंगी चीज़ें खरीदते रहे, ठीक है, हाई प्राइस पे। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है, इसलिए वो कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एक और छोटी सी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में उन्होंने एग्जाम्पल बताई हुई है। कहते कंपनी के ऊपर आपको पता है कंसर्ट अप्लाई होता है डबल टैक्सेशन का। डबल टैक्सेशन का मतलब ये है कि एक दफ़ा कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगी, वो शायद कितना है 33-4-5% है, कुछ इतना है, जितना है 29, चले 29%। और एक दफ़ा जब उस डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको 15%, मिल मिला के कोई ये तकरीबन कोई 44% हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहने लगा भाई पैसा हमारा लगा, दिन रात रिस्क इन्वेस्टमेंट का हम लेते हैं, काम हम करते हैं, गवर्नमेंट बैठे बैठाए तकरीबन आधा प्रॉफिट खुद ले जाती है। कोई ऐसी साइंस चलाओ कि जितना भी प्रॉफिट है सारा हमारा, वो हमें ही मिले, गवर्नमेंट को ना जाए। CFO ने कहा अच्छा, CFO स्मार्ट बॉय था, उसने कहा सर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मार्केट में गया, उसने 100 मिलियन की लैंड परचेज की। क्या एंट्री पास की उसने? लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 100 मिलियन। 6 महीने के बाद उसने ये लैंड 10 मिलियन में मेजॉरिटी शेयर होल्डर को सेल कर दी। क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट 10 मिलियन, लैंड क्रेडिट 100 मिलियन और लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट 90 मिलियन से। CFO से क्या, CFO क्या कहा मेजॉरिटी, सर ये लीजिए मार्केट में जाइए, इस लैंड को 100 मिलियन का बेचिए, 90 मिलियन आपका डिविडेंड है, कोई टैक्स नहीं किसी किस्म का, डबल टैक्सेशन दूर की बात, 1 रुपये का टैक्स नहीं। और खुद दूसरी तरफ कंपनी को क्या फायदा हुआ, जो उसका प्रॉफिट था वो लॉस की वजह से 90 मिलियन से कम हो गया, टैक्स भी कम देना पड़ा। तो दोनों, कंपनी का भी फायदा हुआ, शेयर होल्डर का भी फायदा हुआ, तो बताइए ऑडिटर का भी फायदा हुआ। बताइए किसी का कोई नुकसान है कि नहीं? गवर्नमेंट का नुकसान है, उसके साथ फ्रॉड है। अब बताइए क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर डिस्क्लोज हो भी जाएं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं? नहीं करती, क्योंकि असल में ये ट्रांजैक्शन
आगे कमेंट्री करते हुए वो कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म को सामने रखें, ठीक है, जाहरी तौर पे ये लग रहा है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट की ट्रांजैक्शन है, जाहरी तौर पे ये लग रहा है, लेकिन इन सब्सटेंस अगर देखें आप तो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड की ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ लैंड की ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ये ट्रांजैक्शन अगर आइडेंटिफाई होके अकाउंट फॉर डिस्क्लोज भी हो जाती है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि असल में ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ लैंड के तौर पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के तौर पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी की इससे हमें सबक क्या मिला कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा होता है आम ट्रांजैक्शन की निस्बत, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आम ट्रांजैक्शन की निस्बत, रिलेटेड पार्टी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं कुछ समझ आई बात? अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक डेफिनेशन सीखी रिलेटेड पार्टी की और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन को समझ लिया हमने, हो सकता है किसी केस स्टडी में इन्हीं ट्रांजैक्शन में से ट्रांजैक्शन को यूज़ करें, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी किसकी? मैनेजमेंट की, और किसकी? ऑडिटर की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? ऑडिटर की रिस्पॉन्स। और क्यों ज़्यादा है ये भी हमने सीख लिया, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से स्टार्ट करेंगे।